बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई तारीखी दास्तान का आगाज करने लगे हैं जो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बारे में है, जिसके मुसन्निफ हैं असलम राही MA। पेश लफ्ज़। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह एक बाजबरूत और जलीलुल मर्तबत हुक्मरान था। अपने अरूज के दौर में उसकी सल्तनत तुर्किस्तान के मरगज़ारों से सिंध के खुश्क रेगिस्तानों तक फैली हुई थी, जिसकी सतवत, जिसके जाहो जलाल से बड़े बड़े हुक्मरान लर्जा बरंदाम रहते थे। उसका मरकजी शहर ख्वारज़म उलूम फ़नून और तहजीब व तमद्दुन का मरकज ख्याल किया जाता था। शोहरा आफाक जुग्राफिया दान याकूती लिखता है कि इतना अजीम, खूबसूरत और दौलतमंद शहर उसने कहीं नहीं देखा। इस तारीखी दास्तान में जहां अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह मुतहर्रिक दिखाई देगा, वहां गैर मुस्लिम तुर्कों का बादशाह गौर खान और तातारियों का बादशाह कशली खान भी साजबाज करते दिखाई देंगे। अलाउद्दीन ने जहां गौर खान को नीचा दिखाया, वहां तातारियों के बादशाह कशली खान को भी बदतरीन शिकस्त दी। इस दास्तान में गौर खान की हसीन बेटियां मुसलमानों के खिलाफ लड़ती और गिरफ्तार होती भी दिखाई देंगी। मजमूई तौर पर यह तारीखी दास्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके आबाओ अजदाद की तारीख का इहाता करती है। उम्मीद है आपकी पसंद का बायस होगी। पार्ट 1। तुर्शीश शहर की बैरूनी फसील पर जंग अपने अरूज पर आ गई थी। हमलावर बार बार रस्सों की सीढ़ियां फेंकते हुए फसील पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि शहर का दिफा करने वाले ऊपर से तीरों की बारिश करने के साथ साथ तलवारें बरसाते हुए चढ़ने वालों की कोशिश को नाकाम बनाने की तगोदो कर रहे थे। लेकिन आखिरकार हमलावर रस्सों की सीढ़ियों के जरिए फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे। हमलावरों का सालार करीब ही नीचे चिल्ला चिल्लाकर अपने लश्करियों की हौसला अफजाई कर रहा था, जबकि शहर का दिफा करने वालों का सालार भी अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से चिल्लाते हुए हमलावरों को पीछे धकेल देने के लिए अपने लश्करियों को उकसा रहा था। हमलावर ख्वारज़म की सल्तनत का वली अहद कुतुबुद्दीन था, वही कुतुबुद्दीन जो बाद में तारीख के औराक में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के नाम से सुल्तान हुआ था, और तुर्शीश शहर हसन बिन सबा के फिदाइयों का मस्कन था, जो एक मजबूत और मुस्तहकम हिसार ख्याल किया जाता था। उन्होंने चूंकि ख्वारज़म शाही मफाद को नुकसान पहुंचाया था, लिहाजा ख्वारज़म का वली अहद कुतुबुद्दीन उन पर हमलावर हुआ था। हमलावर दश्ते अकूबत में आग बनकर झुलसाते शोलों और रगों में खौफ तारी कर देने वाली खूनी हिद्दतों की तरह हमलावर हो रहे थे, जबकि शहर का दिफा करने वाले फिदाई भी सन्नाटों की गूंज में अजाब रुतों के गर्म लम्हों और वक्त के माथे पर छाती कयामत की होलनाक शब की तरह अपना दिफा करने के साथ साथ जारहियत पर भी उतरे हुए थे। दोनों कुव्वतों के टकराने से लगता था जैसे दोनों ने एक दूसरे के खून की बू सूंघ ली हो। इसी बिना पर दोनों तरफ के लश्करी एक दूसरे पर दश्त के राजों के नए असलूब और सफाक रुतों में मौत के मुतलाशियों की तरह हमलावर हो रहे थे। दोनों लश्करियों के टकराने से फसील के ऊपर मौत की जुल्मतों का तलिस्मो फसू और स्याल आग की सूरत कज़ा का खेल बिखर गया था। दोनों तरफ के लश्करी जंगल में धाड़ती हवाओं की तरह नारे बुलंद करते हुए अपने वकार और इस्तेकामत और अपनी शुजात और दलेरी का सबूत देते हुए एक दूसरे पर हमलावर होकर अपनी कामयाबी और कामरानी को आखिरी शक्ल देने की कोशिश करने लगे थे। ख्वारज़म शाह का लश्कर अब रस्सों की सीढ़ियों के जरिए तुर्शीश शहर की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो चुका था, और फसील के दोनों समत उन्होंने दिफा करने वालों के खिलाफ मौत का रक्स शुरू कर दिया था। अचानक उसने देखा उसके वो लश्करी जिनके पास उसका अलम था, जिसे शहर की फसील के दरवाजे पर नस्ब किया जाना था, वो फसील के ऊपर मार धाड़ करते हुए फसील के जनूबी दरवाजे की तरफ बढ़े थे। जिस जवान ने परचम उठाया हुआ था उसके इर्द गिर्द भी कुछ मुहाफिज थे। एक नौजवान उससे आगे था जिसने अपनी जिर्रा के ऊपर भेड़ की बोसीदा पोस्तीन पहन रखी थी, जिस पर कई पैबंद लगे हुए थे। सर पर बोसीदा मैला सा एक खोद था, तहम उसके हमलावर होने का अंदाज नया और उसका जोश और जज्बा जवान था। जिस वक्त वो अलमबरदार मुहाफिजों के साथ शहर की फसील के जनूबी दरवाजे की तरफ बढ़ा, तब सामने की तरफ से शहर के मुहाफिजों का एक रेल आया। शहर की फसील क्योंकि इतनी चौड़ी ना थी, लिहाजा बैक वक्त कई लश्करी हरकत नहीं कर सकते थे। राह रोकने वालों में से जब दो जवान आगे बढ़े, तब ख्वारज़म शाही लश्कर का वो नौजवान जो पैबंद लगी हुई पोस्तीन पहने हुए था हरकत में आया, और दुश्मन के जो लश्करी उसकी राह रोकने के लिए आए थे उन पर उसने ऐसे अंदाज में हमला किया कि पलक झपकने में उसने दोनों का सफाया करके रख दिया। उसके बाद पैबंद लगी पोस्तीन वाला वो नौजवान फिर आगे बढ़ा।
उसकी ये जुर्रतमंदी, उसकी ये बेमिसाल शुजाअत देखते हुए ख्वारज़म शाही सल्तनत का वली अहद कुतुबुद्दीन उसे बुलंद आवाज में मुखातिब करते हुए कहने लगा, तेरी जुर्रतमंदी, तेरी शुजाअत को सद सलाम। अगर तू गुलाम है तो आज से तू आजाद हुआ। बोसीदा पोस्तीन वाला वो नौजवान अपने साथियों के आगे आगे जमीन के चीथड़े उड़ाते तूफानों और जमीन के बदन पर खंजर चलाते बगोलों की तरह आहिस्ता आहिस्ता शहर पनाह के दरवाजे के करीब तर होता जा रहा था। एक मौके पर सामने की तरफ से फिर दुश्मन के कुछ लश्करी नमूदार हुए। दोबारा वो बेमिसाल मुजाहिद कदीम असातीरी देवताओं की तरह उन पर हमलावर हुआ और राह रोकने वालों को उसने खून में नहलाकर रख दिया था। उसकी ये जुर्रतमंदी, उसकी ये शुजाअत और इस्तकलाल देखते हुए ख्वारज़म शाही सल्तनत के घोड़े पर सवार वली अहद ने अपनी तलवार फिजा में बुलंद की। एक बार फिर गूंजती आवाज में वो बोल पड़ा था, मैं तुझे अपने लश्कर के एक हिस्से का सालारे आला मुकर्रर करता हूं। वो नौजवान अब बिफरते तूफानों की तरह आगे बढ़ रहा था। कई मौके पर सामने की तरफ से दुश्मन के लश्करियों और फिदाइयों ने उसकी राह रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बरके कोहसार और शोला निगाह नौजवान अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए था। यहां तक कि वली अहद कुतुबुद्दीन ने फिर उसे पुकार कर कहा, अगर तूने ख्वारज़म शाही सल्तनत का अलम शहर की फसील के दरवाजे के ऊपर नस्ब कर दिया तो मैं तुझे वो इनाम दूंगा कि तू खुश हो जाएगा। वो नौजवान खबर नहीं वली अहद कुतुबुद्दीन की यह आवाजें सुन रहा था या नहीं, ताहम शहर की फसील के दरवाजे की तरफ उसने अपनी पेशकदमी जारी रखी हुई थी। थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने अपने पीछे जिस नौजवान ने अलम उठाया हुआ था उससे ख्वारज़म शाही अलम ले लिया। एक बार फिर वो सामने की तरफ से आने वालों से टकराया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर वो बोसीदा और पैबंद लगी पोस्तीन का नौजवान कज़ा के सितम की आग की तरह आगे बढ़ा। उसकी पोस्तीन और लिबास अब काफी हद तक खून में भीग चुका था। शहर की फसील के दरवाजे के ऊपर जाकर उसने पहले आसमान की तरफ देखते हुए जोरदार अंदाज में अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। उसके बाद शहर की फसील के ऊपर उसने ख्वारज़म शाही अलम नस्ब कर दिया था। उस मौके पर वली अहद कुतुबुद्दीन ने फिर बुलंद आवाज में उसे मुखातिब करते हुए कहा था, ऐ अजनबी नौजवान, मैं नहीं जानता तू कौन है, पर मैं तुझे इस शहर का हाकिम मुकर्रर करता हूं। ख्वारज़म शाही अलम शहर पनाह के दरवाजे के ऊपर नस्ब करने के बाद वो नौजवान थोड़ी देर तक अलम को अपने दोनों हाथों में लिए उसका सहारा लेकर खड़ा रहा। उस मौके पर अचानक उसकी तलवार हाथ से छूटकर फसील से नीचे गिर गई थी। साथ ही आहिस्ता आहिस्ता झुकता हुआ फसील के ऊपर बेसुध सा होकर लेट गया था। उसकी हालत देखकर वली अहद कुतुबुद्दीन इंतहा दर्जे का परेशान और फिक्रमंद हो गया था। उस मौके पर वली अहद कुतुबुद्दीन जोरदार अंदाज में चिल्लाते हुए और अपने कुछ सालारों के नाम लेते हुए फसील पर अलम नस्ब करने वाले उस नौजवान को अपनी हिफाजत में लेने का हुक्म दे रहा था। फसील पर अब जंग मांद पड़ गई थी। ख्वारज़म शाही लश्करियों ने फिदाइयों का कत्लेआम करके तुर्शीद शहर की बैरूनी फसील को एक तरह से दुश्मनों की सिपाह से साफ करके रख दिया था। फिर ख्वारज़म शाही लश्करी नीचे उतरे और जिस शहर पनाह पर ख्वारज़म शाही अलम नस्ब किया था उसका दरवाजा खोल दिया गया। दरवाजा खुलते ही कुतुबुद्दीन अपने लश्कर के बाकी हिस्सों के साथ शहर के अंदर दाखिल हुआ। अब उनके सामने तुर्शीद शहर की दूसरी दीवार थी। उस दीवार के मुहाफिजों ने उस मौके पर दीवार के बुर्जों और दीवार के खुफिया मकामात पर रहते हुए तीरंदाजी करने की कोशिश की ताकि ख्वारज़म शाही लश्कर को फसील से बाहर निकाल दें, लेकिन जब ख्वारज़मियों ने जवाबी तीरंदाजी की तो दूसरी शहर पनाह के मुहाफिजों की अक्सरियत को उन्होंने तीरों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया था। इतनी देर तक ख्वारज़म शाही सालार उस नौजवान को उठाकर फसील से नीचे ले आए थे जिसने शहर पनाह के ऊपर अलम नस्ब किया था। खुद वली अहद कुतुबुद्दीन बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने देखा वो एक दराज कद कड़ियल किस्म का नौजवान था, बुरी तरह जख्मी था, बेसुध सा था। वली अहद कुतुबुद्दीन जब उसके पास गया तब थके थके अंदाज में उस नौजवान ने कुतुबुद्दीन की तरफ देखा, फिर बड़ी मुश्किल से सलाम करने के अंदाज में अपना हाथ जब वो पेशानी की तरफ ले जाने लगा तब कुतुबुद्दीन ने बड़ी तेजी से उसका वो हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसके खून आलूद हाथ को एक तवील बोसा दिया। फिर बड़ी नरमी और बड़ी शफकत से उसे मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मैं तुझे तेरी बहादुरी, तेरी जुर्रतमंदी, तेरी बेबाकी, तेरी दलेरी पर तुझे सलाम पेश करता हूं। उस मौके पर उस नौजवान ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन वली अहद कुतुबुद्दीन ने उसके सर पर हाथ फेरा। फिर बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, तुम्हें मेरे इन अल्फाज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम कहना चाहते हो वो तुम्हारी आंखों के अंदर बिखरे जज्बात मैं पढ़ सकता हूं, देख सकता हूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर वली अहद कुतुबुद्दीन ने अपने करीब खड़े अपने सालारों की तरफ देखा और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा,
ये जानने की कोशिश करो कि इस नौजवान का नाम क्या है, कौन है, कहाँ का रहने वाला है। जवाब में एक छोटा सालार आगे बढ़ा और वलीअहद कुतुबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, नाम इसका शहाबुद्दीन बिन मसूद है, जात का किपचाक तुर्क है। इसकी जिंदगी के हालात की तफसील किसी को मालूम नहीं, ताहम ये इन दिनों हमारे वजीर शमसुद्दीन का गुलाम है। इसके मुतालिक इतना जरूर सुना है कि एक हाथ से दूसरे हाथ बिकता बिकाता हमारे वजीर शमसुद्दीन के पास पहुंचा है, जिसने इसे लश्कर में शामिल कर लिया। हमारे वजीर शमसुद्दीन के और बहुत से गुलाम भी लश्कर में शामिल हैं, जो इसके साथ ही काम कर रहे हैं। ये सारी तफसील जानने के बाद कुतुबुद्दीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, इस नौजवान की कारगुजारी के साथ साथ मुझे इसका नाम भी बड़ा भला और खूबसूरत लगा। आज से यह आजाद है, हमारे वजीर शमसुद्दीन का गुलाम नहीं रहा। शहर के बाहर मेरे खेमे के नजदीक ही एक खेमा नस्ब किया जाए। दोहरे परत का खेमा होना चाहिए और सबसे खूबसूरत खेमा जो इस वक्त लश्कर में मौजूद है वो इसके लिए नस्ब किया जाए। खेमे के अंदर इसकी आसाइश का भी एहतमाम किया जाए और इसे इस खेमे में रखा जाए और शाही तबीब से कहा जाए कि इसके जख्मों का इलाज करे। उसके साथ ही वलीअहद कुतुबुद्दीन के कहने पर कुछ जवान आगे बढ़े और शहाबुद्दीन बिन मसूद नाम के उस नौजवान को, जो अभी बचपने से जवानी और शबाब में दाखिल हो रहा था, उठाकर अपनी खेमागाह की तरफ ले गए थे। कुतुबुद्दीन ने क्योंकि जोरदार हमले करते हुए तुर्शीश शहर की बैरूनी फसील को फतह कर लिया था, लिहाजा बैरूनी फसील पर अपने मुहाफिज मुकर्रर करने के बाद उसने बुर्जों के अलावा फसील के ऊपर जो खिलाल बने हुए थे उनके पीछे भी अपने तीर अंदाज बिठा दिए थे। जंग को मौकूफ करना पड़ा, इसलिए कि दूर मगरिब में सूरज गरूब हो रहा था और रोशनी अपनी रिदा समेटती हुई अंधेरों को अपनी मनमानी करने की दावत दे रही थी। इस बिना पर कुतुबुद्दीन अपने लश्कर को समेटता हुआ तुर्शीश शहर के नवाह में अपने पड़ाव की तरफ हो लिया था। पड़ाव में जाने के बाद वलीअहद कुतुबुद्दीन कुछ देर तक अपने लश्कर के जख्मियों की देखभाल करता रहा। साथ ही उसने लश्करियों के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दे दिया था। उसके बाद वो अपने चंद सालारों के साथ अपने खेमे के करीब नए नस्ब होने वाले छोटे से खेमे की तरफ बढ़ा। उस मौके पर उसके सालारों में से अमीनुद्दीन, अबू बकर, मंसूर तुर्की, मोहम्मद बिन अली बिन बशीर, अमीर मलिक और कुछ दूसरे सालार भी थे। नए नस्ब होने वाले खेमे में जब कुतुबुद्दीन अपने सालारों के साथ दाखिल हुआ तो वो नौजवान जिसका नाम शहाबुद्दीन मसूद था और जिसने तुर्शीश शहर की बैरूनी फसील के दरवाजे पर अलम नस्ब किया था, वो आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए 2 लश्करी और एक तबीब भी उसके करीब बैठे हुए थे। वलीअहद कुतुबुद्दीन को देखते हुए सब उठ खड़े हुए। उस मौके पर शहाबुद्दीन मसूद की निगाह भी कुतुबुद्दीन पर पड़ी, लिहाजा वो उठकर बैठ गया। ताजीम के लिए उसने उठकर खड़ा होना चाहा तो एकदम कुतुबुद्दीन आगे बढ़ा। शहाबुद्दीन के कंधे पर उसने हाथ रख दिया, फिर बड़ी शफकत से कहने लगा, तुम खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें मेरी आमद पर बैठने की भी जरूरत ना थी। लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। उस मौके पर शहाबुद्दीन ने तशक्कुर आमेज अंदाज में कुतुबुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, आप मेरे मुतालिक फिक्रमंद ना हो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं अब ठीक हूं, खड़ा हो सकता हूं। उसके उन अल्फाज पर कुतुबुद्दीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर लश्कर के तबीब की तरफ देखते हुए उसने पूछ लिया, क्या इस नायाब नौजवान के जख्मों की मरहम पट्टी हो चुकी है? क्या जख्म? कुतुबुद्दीन यहीं तक कहने पाया था कि तबीब खुश तबी का मुजाहरा करते हुए कहने लगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके जिस्म पर कोई भी गहरा जख्म नहीं है जो खतरनाक साबित हो। मैंने इसे तफसील के साथ गुफ्तगू की है। लगातार दुश्मन से बरसरे पैकार रहने और कुछ जख्मों के आने की वजह से निढाल हो गया था। चंद दिन आराम करेगा तो जख्म ठीक होने के साथ साथ इसकी सेहत भी पहले जैसी हो जाएगी। तबीब के उन अल्फाज पर कुतुबुद्दीन खुश हो गया था। फिर जिन 2 जवानों को शहाबुद्दीन मसूद की देखभाल के लिए मुकर्रर किया था उनकी तरफ देखते हुए कुतुबुद्दीन कहने लगा, तुम रात शहाबुद्दीन के पास ही रहोगे, इसकी बेहतरीन देखभाल करोगे, जिस चीज की भी इसे जरूरत हो इसे मुहैया करोगे। इसके खाने पीने और जरूरियात का सारा सामान इसके खेमे में पहुंचाया जाएगा। उन दोनों लश्करियों ने अपने सर को खम करते हुए उसके हुक्म का इत्तिबा करने की रजामंदी का इजहार किया, जिस पर सुल्तान अपने सालारों के साथ खेमे से निकल गया था। खेमे से थोड़ा आगे जाने के बाद अपने सालार अमीनुद्दीन अबू बकर को मुखातिब करके कुतुबुद्दीन कहने लगा, अमीनुद्दीन, ये नौजवान जब पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाए तो फिर इसे मेरे सामने पेश किया जाए। अमीन ने मुस्कुराते हुए अपने सर को खम कर दिया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ने सबको अपने अपने खेमों में जाकर आराम करने का हुक्म दिया था और खुद भी अपने खेमे की तरफ बढ़ा था। अगले रोज कुतुबुद्दीन फिर तुर्शीश शहर पर हमलावर होकर उसे खत्म करने का इरादा कर चुका था। एक फसील पर वो कब्जा कर ही चुका था।
उसका ख्याल था कि अगले रोज वो दूसरी फसील पर भी कब्जा करके शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लेकिन जिस वक्त वो फजर की नमाज से फारिग हुआ तो मरकजी शहर ख्वारज़म से कुछ कासिद आए, जिन्होंने कुतुबुद्दीन को खबर दी कि ख्वारज़म का बादशाह और उसका बाप इंतकाल कर गया है। यह खबर यकीनन कुतुबुद्दीन के लिए बड़ी रूह फरसा थी। वो शहर को फतह करने के करीब था, लेकिन अब बाप की मौत की खबर आने पर वो शहर पर हमलावर नहीं होना चाहता था, बल्कि अपने मरकज का रुख करना चाहता था कि कहीं तख्तो ताज के लिए कोई गलत दावेदार ही ना उठ खड़ा हो। अपने बाप की मौत की खबर सुनकर कुतुबुद्दीन ने लश्कर को पड़ाव समेटने और कूच करने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ तुर्शीद शहर के लोग भी कुतुबुद्दीन के पड़ाव पर गहरी नजर रखे हुए थे। जिस वक्त कुतुबुद्दीन अपने लश्कर को समेट रहा था और कूच करने का इरादा रखता था, तो तुर्शीद शहर के लोग कुतुबुद्दीन की तैयारियों को देखते हुए खुश होने की बजाय घबरा गए, फिक्रमंदी और खौफ का इजहार करने लगे, क्योंकि वो लोग कुतुबुद्दीन के मुहासरे की सख्ती की मजीद ताब नहीं ला सकते थे। इसलिए मुहासरा उठा लेने को उन्होंने ये ख्याल किया कि उनके खिलाफ कुतुबुद्दीन और ज्यादा खतरनाक अस्करी चाल चलकर उन्हें तबाह करने का इरादा कर चुका है। इसी बिना पर उसने अपनी खेमागाह को उखेड़ना शुरू कर दिया है। ये सूरत हाल देखते हुए शहर के सरकर्दा लोग हाकिम के पास गए, उससे सलाह मशवरा किया। आखिर शहर का एक वफद निकला, कुतुबुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ, अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों, अपनी ज्यादतियों की माफी तलब की और साथ ही 1 लाख दिनार नकद बतौर तावान अदा करने की पेशकश की। वलीअहद कुतुबुद्दीन को और क्या चाहिए था? वो तो अपने बाप की मौत की खबर सुनकर वापसी का इरादा कर रहा था। अब कुदरत उस पर इतनी मेहरबान हो रही थी कि शहर खुद ब खुद उसकी इताअत और फर्मा बरदारी में आ रहा था। लिहाजा उसने शहरियों के उस वफद की पेशकश को कबूल कर लिया। 1 लाख दिनार की रकम वसूल करके अहदनामा सुलह पर दस्तखत कर दिए गए। इस तरह शहर का वफद शहर की तरफ चला गया, जबकि कुतुबुद्दीन अपने लश्कर के साथ अपने मरकजी शहर ख्वारज़म की तरफ कूच कर गया था। ख्वारज़म पहुंचकर कुतुबुद्दीन ने सबसे पहले अपने बाप की तजहीज़ व तकफीन का सामान किया। उसके बाद 20 शवाल 596 हिजरी बामुताबिक 3 अगस्त 1201 ईस्वी को वलीअहद कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के लक़ब से तख्ते सल्तनत पर जलवा अफरोज हुआ। ख्वारज़म का मरने वाला बादशाह, जिसका नाम तैकिश था, वो एक इंतहाई बहादुर, दलेर और इंसाफ पसंद फरमा रवा और हुक्मरान था। उसने 26 बरस पेशतर अपने बाप से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा विरासत में पाया था, और जब वो मरा तो उसकी हुकूमत वुसअत और शानो शौकत में उससे कई गुना बढ़ चुकी थी, और आसपास की जो रियासतें उस वक्त तक ख्वारज़म शाही इक़्तिदार में शामिल नहीं हुई थी, वो नोश्ताए दीवार पड़ चुकी थी और बरगे खिजा दीदा की तरह बाद सरसर के एक झोंके की मुंतजिर थी। बिलाशुबा नया सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह भी अपने बाप से किसी तरह कम ना था, और उसने खानदान गुलामा की तारीख को 4 चांद लगाकर रख दिए थे। यह भी कहा जाता है कि मरने वाला सुल्तान तैकिश बड़ा मुनसिफ मिजाज, रहमदिल, आलिम फाजिल और इल्म फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह में खासी इस्तेदाद रखता था। मजहब का इंतहा दर्जे का पाबंद और शरीयत का इत्तिबा करने वाला था। इल्म दोस्त और इल्म परवर होने के अलावा शोअरा और अहले ज़ौक़ का भी कदरदान था। जिस वक्त अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह तख्त नशीन हुआ, उस वक्त उसके अतराफ में 3 बड़ी ताकतें और कुव्वतें थीं जो उसे तबाह बर्बाद करने के दर पे थी। एक गौरियों की अजीम और फैलती हुई सल्तनत, जिसका सरबराह उन इलाकों में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का भाई गयासुद्दीन गौरी था। दूसरी बड़ी और खतरनाक कुव्वत खता के इलाके के गैर मुस्लिम तुर्क थे, जो नसरानी थे और जिन्हें खताई तुर्क के नाम से पुकारा जाता था। उनकी बड़ी ताकत और कुव्वत थी। उनका बादशाह गौर खान ख्वारज़म शाही सल्तनत के खिलाफ था। नए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का बाप और दादा दोनों ही खता के गैर मुस्लिम तुर्कों के बादशाह गौर खान के बाजगुजार थे, और बाजगुजारी की लानत नए सुल्तान ख्वारज़म शाह को एक तरह से विरासत में मिली थी। ख्वारज़म शाही सुल्तान ये खिराज देने से इनकार भी नहीं कर सकते थे, इसलिए कि गौर खान की बड़ी ताकत और कुव्वत थी, और वो अपने गैर मुस्लिम तुर्कों के साथ अक्सर व बेशतर ख्वारज़म शाही इलाकों पर हमलावर होकर तबाही और बर्बादी का खेल खेलता रहता था, जिसकी बिना पर ख्वारज़म के हुक्मरान उसे खिराज अदा करने पर मजबूर थे। तीसरी बड़ी और इंतहाई खतरनाक कुव्वत तुर्किस्तान के तातारी थे, जिनका बादशाह उन दिनों कशली खान था। ये भी गैर मुस्लिम थे, और ये भी अक्सर व बेशतर ख्वारज़म शाही इलाकों पर चढ़ दौड़ते थे, लूट मार ताख्तो ताराज करते हुए अपने लिए फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करते थे। अब ख्वारज़म शाही सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को इन तीनों ताकतों से निमटना था। उन हालात और सूरत अहवाल को सामने रखते हुए नए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने
बड़ी तेजी और सुरत के साथ अपनी अस्करी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ उसे मजबूत और मुस्तहकम करना शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जानता था कि आने वाले दौर में उसका वास्ता ताकतवर दुश्मनों से पड़ेगा, लिहाजा उसे अपनी अस्करी ताकत को ऐसा मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए कि वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। जहां तक खता के तुर्कों के बादशाह गौर खान का ताल्लुक था तो उसकी ताकत और अस्करी कुव्वत बेपनाह थी। उसके इलाके तिब्बत की सरहदों से लेकर दरियाए आमू तक फैले हुए थे और मुसलमानों के दो बड़े और अजीम शहर बुखारा और समरकंद भी उसकी अमलदारी में शामिल थे। गो उन दोनों बड़े शहरों पर उसने मुसलमान हाकिम मुकर्रर कर रखे थे, लेकिन शहर और अतराफ के इलाके बहरहाल उसके कब्जे में थे। जहां तक दूसरे बड़े दुश्मन कशली खान का ताल्लुक था तो ये तातारियों का बादशाह था। इसके पास भी वसी इलाके थे। तुर्किस्तान का वो इलाका जो आजकल चीनी तुर्किस्तान कहलाता है, बल्कि उससे मगरिब में भी बहुत सा इलाका उसकी अमलदारी में था और वो भी तातारी लश्करियों के साथ अक्सर व बेशतर खरूज करता और मुसलमानों के इलाकों पर चढ़ दौड़ता था। जहां तक गौरियों की अजीम सल्तनत का ताल्लुक था तो गौरियों ने अपनी मजबूत और मुस्तहकम सल्तनत की बुनियाद सल्जोकियों की कमजोर होती सल्तनत के सतूनों पर रखी थी। वो सारे इलाके जो कभी सल्जोकियों के तहत होते थे, जिन पर सल्जोकियों का अजीम सुल्तान हुक्मरानी किया करता था, उन पर अब गौरियों का कब्जा था। गौरियों की सरहदें जहां ख्वारज़म शाही हुकूमत से मिलती थी, वहां उनकी सरहदें खता के तुर्कों से भी मिलती थी। बीच में बस दरियाए आमू था जो एक तरफ से दोनों ममलुकतों के बीच हद फासिल था। शहाबुद्दीन मसूद के जख्म अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो गया था। एक रोज वो ख्वारज़म शहर के मुस्तकर में जहां उसका कयाम था अपने चंद साथियों के साथ बैठा हुआ था कि कसर का एक खादिम वहां आया और वहां बैठे सब लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, आप लोगों में शहाबुद्दीन बिन मसूद कौन है? कसर के उस खादिम के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं शहाबुद्दीन मसूद हूं। कसर का खादिम उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और कहने लगा, आप मेरे साथ चलें, आपको सुल्तान ने तलब किया है। आपके लिए सुल्तान का यह हुक्म भी है कि तुर्शीश शहर पर हमलावर होते वक्त आपने जो जंगी लिबास पहना हुआ था वही लिबास पहनकर सुल्तान के पास चलें। उन अल्फाज के जवाब में शहाबुद्दीन उसे मुखातिब करके कहने लगा, अगर ये बात है तो थोड़ी देर रुको, मैं लिबास तब्दील करके आता हूं। कसर का वो खादिम इंतजार करने लगा। शहाबुद्दीन वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो आया। उसने अपना जंगी लिबास पहन लिया था जिसके ऊपर वही पैबंद लगी भेड़ की मामूली पोस्तीन थी। सर पर पुराना मैला खोद था जिस पर उसने एक मामूली सा अमामा बांध लिया था। उसके बाद कसर के उस खादिम के साथ हो लिया था। वो खादिम उसे लेकर कसर में दाखिल हुआ, एक कमरे के सामने रुक गया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अंदर चले जाओ, अंदर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जलवा अफरोज हैं और उनके साथ उनकी मां तुर्कान खातून बैठी हुई हैं। शहाबुद्दीन आगे बढ़ा। अपनी कमर पर बंधी हुई तलवार और खंजर की बोसीदा पेटी उतारकर उसने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के कदमों में डाल दी। ऐसा करने से उसका मकसद अपनी इताअत और फर्मा बरदारी का इजहार करना था। उसकी उस हरकत पर जहां सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह मुस्कुराया, वहां करीब ही बैठी उसकी मां तुर्कान खातून के लबों पर भी हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की मां तुर्कान खातून उसे मुखातिब करके कहने लगी, तुमने यकीनन किपचाक तुर्कों जैसा इजहार इताअत किया है। मुझे बताया गया है कि तुम किपचाक तुर्क हो। पहले अपनी तलवार और खंजर की पेटी उठाकर अपनी कमर से बांधो, फिर मैं तुमसे गुफ्तगू करती हूँ। शहाबुद्दीन मसूद हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा, अपनी पेटी उठाई और जल्दी जल्दी अपनी कमर से बांधने लगा। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की मां तुर्कान खातून जंग का वसी तजर्बा रखती थी और हुक्मरानी का भी उसका बड़ा तजर्बा था। तुर्कान खातून के मुतालिक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो किपचाक तुर्कों के सरदार की बेटी थी, बड़े मजबूत इरादे और जबरदस्त दिल गुर्दे की मालिक थी। उसे अपने कबीले की दलेरी और बहादुरी पर बड़ा नाज था। वो लोग सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के बाप और तुर्कान खातून के शोहर को मुहिम्मात में अक्सर सुल्तान के हम रिकाब रहते थे। हरचंद उन किपचाकों का वजूद जरूरी था, लेकिन मुसीबत थी कि वो किसी आइन और कायदे के पाबंद नहीं रह सकते थे। कहा जाता है कि मरने वाले सुल्तान तैकिश के दौर में मलिका भी जंगी मामलात में कभी कभी खुदसरी का इजहार करती थी और सल्तनत के अमूर में दखल अंदाजी उसका रोजमर्रा का मामूल था। जिस बात को वो नापसंद करती उसका वकू पजीर होना नामुमकिन हो जाता था। ये भी कहा जाता है कि अक्सर व बेशतर मरने वाला सुल्तान तैकिश अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाता था। नतीजतन बाज ऐसे अहकामात भी जारी हो जाते जो मफादे आमा के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन अपने लश्कर में किपचाकियों के डर और खौफ से मरने वाला सुल्तान अक्सर व बेशतर खामोशी इख्तियार कर लिया करता था।
गो अक्सर व बेशतर मरने वाला सुल्तान किपचाकियों की उन हरकतों को नापसंद करता था, लेकिन क्योंकि वो लोग उसका बाजू और शमशीर जन थे, इसलिए महज जंगी मसलहत के पेश नज़र मरने वाला सुल्तान ये कड़वा घूंट पी लिया करता था और किपचाकियों की मर्जी और उनके इरादों को तरजीह दे दिया करता था। शहाबुद्दीन मसूद जब अपनी कमर से पेटी बांध चुका, तब तुर्कान खातून उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, अब अपने मुतालिक तुम मुझे कुछ बताओ। ये तो मैं जान चुकी हूं कि तुम्हारा ताल्लुक किपचाक तुर्कों से है, लेकिन तुम्हारे अहले खाना कहाँ है, कहाँ से रवाना हुए, ख्वारज़म शाह में कैसे पहुंचे? तुर्कान खातून के उन सवालात पर शहाबुद्दीन फिक्रमंद गमगीन सा हो गया था। फिर उसकी दुख भरी आवाज सुनाई थी, मुझे अपने खानदान के अफराद की तफसील मालूम नहीं। मैं अभी दूध पीता बच्चा था कि मेरी माँ फौत हो गई थी। ये बात मुझे मेरे बाप ने बताई थी। हमारे कुछ दुश्मन हम पर हमलावर हुए थे, जिसके नतीजे में मेरे खानदान के अफराद मारे गए। मेरा बाप, जिसका नाम मसूद था, मुझे लेकर भागा। मुझे इतना याद है कि जब वो मुझे लेकर भागा तो वो कभी मुझे उठा लेता था और कभी मैं उसके साथ भागने पर मजबूर होता था। आखिर उसी तगोदों में अपने बाप के साथ मैं एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक शहर से दूसरे शहर धक्के खाता रहा। इसी तगोदों में मेरा बाप मर गया, मैं अकेला रह गया। फिर मेरी गुलामी का दौर शुरू हुआ। बिकता बिकाता एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ पहुंचा और फिर यहां तक कि मैं अभी 9 उम्र ही था कि आपकी सल्तनत के वजीर शमसुद्दीन ने मुझे खरीद लिया। शमसुद्दीन एक रहमदिल और मेहरबान इंसान थे। उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। उनके पास कुछ और गुलाम भी थे। उन्होंने ना सिर्फ मेरे मकतब की तालीम का ख्याल रखा, बल्कि मेरी अस्करी तरबियत पर भी पूरी तवज्जो दी। और फिर जब मैं उसी तरह तालीम और तरबियत हासिल करता हुआ जवान हुआ, तो चंद माह पहले वजीर शमसुद्दीन ने मुझे लश्कर में शामिल कर लिया। जिस वक्त आप तुर्शीद शहर पर हमलावर हुए, वो मेरी जिंदगी की पहली मुहिम थी। शायद किस्मत और मुकद्दर मेरा साथ दे रहे थे। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन खामोश हो गया। फिर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इसके बाद जो हालात पेश आए वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं। शहाबुद्दीन मसूद के ये हालात सुनकर जहां अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अफसुर्दा हो गया था, वहां उसके करीब बैठी उसकी मां की आंखों में भी नमी आ गई थी। यहां तक कि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की मां तुर्कान खातून ने ताली बजाई। उस ताली के जवाब में पुश्ती पर्दे के पीछे से खादिम नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा तश्त था। तश्त के अंदर एक खूबसूरत जंगी लिबास के अलावा चमड़े की नई पेटी थी, जिसमें तलवार और खंजर थे। तश्त के अंदर एक चमकता हुआ नया खुद रखा हुआ था। इसके अलावा हाथों पर चढ़ाने के इंतहाई मजबूत और खूबसूरत जोशन भी थे। तश्त उठाए हुए वो खादिम तुर्कान खातून के सामने आन खड़ा हुआ। फिर तुर्कान खातून ने शहाबुद्दीन की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगी, बच्चे, कसर के इस खादिम से ये तश्त ले लो, इसमें तुम्हारा जंगी लिबास है। अपने दाएं तरफ देखो, ये जो दाएं तरफ सफेद रंग का भारी पर्दा लगा हुआ है, इसकी ओट में चले जाओ। जो लिबास तुमने पहना है उसे उतारकर तश्त में रखा हुआ नया लिबास पहनकर हमारे पास आओ। मलिका तुर्कान खातून के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। हाथ बढ़ाकर उसने तश्त ले लिया था। दाएं जानिब जो सफेद रंग का भारी पर्दा था उसकी ओट में चला गया था। थोड़ी देर बाद वो उस पर्दे से नमूदार हुआ, इस हालत में कि उसने बेहतरीन और कीमती लिबास जेबतन कर रखा था। सर पर नया चमकता हुआ मजबूत खोत था। कमर पर तलवार और खंजर से सजी सुर्ख रंग की चमड़े की नई पेटी थी। हाथों पर मजबूत चमड़े के जोशन थे, जिन पर दुश्मन की तलवार से बचने के लिए जस्ती काम किया गया था। उस हालत में वो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसकी मां तुर्कान खातून के सामने आन खड़ा हुआ। इतनी देर तक कसर का वो खादिम पर्दे के पीछे गया। जो पुराना और बोसीदा लिबास शहाबुद्दीन मसूद ने उतारा था, उसे तश्त में रखकर जब वो जाने लगा, तब सुल्तान को मुखातिब करते हुए शहाबुद्दीन बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, अगर आप और आपकी वालिदा मोहतरमा नाराज ना हो तो जो लिबास मैंने उतारा है, जिसे आपके कसर का खादिम तश्त में रखकर ले जाने लगा है, उसे मेरे हवाले कर दिया जाए। मैं अपनी गुलामी के दौर के इस लिबास को अपने पास रखना चाहता हूँ। ये मेरे पास महफूज रहेगा और मुझे मेरी औकात याद दिलाता रहेगा, ताकि मैं कभी आला मनसब पर फायज होने के बाद तकब्बुर और घमंड में आकर अपनी हदूद से बाहर ना निकलने पाऊं। शहाबुद्दीन के ये अल्फाज शायद सुल्तान ख्वारज़म शाह और उसकी मां तुर्कान खातून को पसंद आए थे। दोनों मुस्कुरा दिए थे। फिर तुर्कान खातून बोल उठी, कसर के खादिम को मुखातिब करके कहने लगी, ये पुराना लिबास जो तुमने तश्त में रखा है, तश्त समेत यहीं रख दो। वापिस जाओ, एक नई और खूबसूरत और उम्दा चरमी खुरजीन लेकर आओ। ये लिबास उस खुरजीन में डालकर इस नौजवान के हवाले कर दो। कसर के उस खादिम ने तश्त वहीं रख दिया था। फिर वो पुश्ती पर्दे से बाहर निकल गया था। उसके जाने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने शहाबुद्दीन को मुखातिब किया, इब्ने मसूद,
मैं तुम्हें अपने लश्कर में किपचाकों के लश्कर का सालारे आला मुकर्रर करता हूँ। शायद तुम नहीं जानते कि मेरी वालिदा मोहतरमा अपने दौर के किपचाक सरदार की बेटी है। इस सिलसिले में मैंने अपनी माँ के साथ तफसील के साथ बात की है। माजी में खसूसियत के साथ मेरे बाप के दौर में ये किपचाक बड़ी सरकशी का इजहार करते रहे हैं। ये लोग अपनी मनमानी के आदी हैं। फर्मा बरदारी और इत्तेबा करने के सिलसिले में कोई ज्यादा चाको चौबंद नहीं है। तुम खुद किपचाक हो। मैं चाहता हूँ लश्कर के अंदर जिस कदर किपचाक हैं उन्हें सल्तनत का मती और फर्मा बरदार रहने का खूगर बनाओ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में तुम सल्तनत के लिए सूदमंद साबित होगे, इसलिए कि मेरे सामने बेशुमार मुहिमें हैं जिन्हें मैंने सर करना है। खता के तुर्कों का बादशाह गौर खान हमारा बदतरीन दुश्मन है। मेरा दादा, मेरा बाप उसके बाज गुजार रहे हैं। अब जबकि मेरा बाप मर चुका है और मैं सुल्तान हुआ हूं, तो गौर खान जरूर अपने कासिद हमारी तरफ भिजवाएगा और खिराज की रकम तलब करेगा। दूसरी तरफ तातारियों का बादशाह कचली खान भी इससे कम नहीं है। वो भी हमारे इलाकों पर कब्जा करने की ताक में रहता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो कम अज कम मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर लूट मार का बाजार गर्म करके अपने लिए फवायद हासिल करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन मैं अब पसंद करूंगा कि उसे ऐसा ना करने दिया जाए। इसके अलावा हमें अपनी सल्तनत को वुसअत भी देना होगी। गौर खान को रोकना होगा, बल्कि गौर खान को अपना मती और फर्मा बरदार बनाना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक ख्वारज़म शाही सुल्तान गौर खान के फर्मा बरदार बनकर रहे हैं, लेकिन मैं उस कैफियत को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। गौर खान को एक ना एक रोज मेरे सामने झुकना होगा। दूसरी तरफ मैं तातारियों के बादशाह कचली खान को भी ज्यादा अरसा मनमानी नहीं करने देना चाहता। उसे भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा, और ऐसा करने के लिए हमें सख्त और कठिन जिद्दोजहद से गुजरना होगा। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जब खामोश हुआ, तब शहाबुद्दीन मसूद ने एक लम्हे के लिए अपने सर को खम किया। फिर सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं जानता हूँ ख्वारज़म शाही सल्तनत चारों तरफ से अपने दुश्मनों में घिरी हुई है। खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो हम अपने रब को पुकारते हुए उठेंगे और अपने दुश्मनों पर गालिब रहेंगे। सुल्तान मोहतरम, जिस हुकूमत के तबई ताल्लुकात पूरी दुनिया से मुआनिदाना हो और अमन के सिर्फ थोड़े थोड़े वक्फे आए जो मुआहिदों पर मबनी हो, तो जाहिर है कि उसके दायरे अमल में ऐसी सूरत हाल के लिए कौन सी गुंजाइश हो सकती है कि कोई मुल्क उस हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात कायम रखे। उन हालात में अगर कोई हुकूमत इरादतन भी जंग से बाज रहने की ख्वाह हो, तब भी लोग उसे ऐसा नहीं करने देते। बड़ी बड़ी सल्तनतें अपने से कमजोर हुकूमतों को अपने अंदर जम करने के लिए बेताब और बेचैन रहती हैं। अगर हमारे दुश्मन ज्यादा हों और हम पर चढ़ दौड़ने के लिए पर तोल रहे हों, तो ऐसे मौके पर हम गैर जानिबदार भी नहीं रह सकते। गैर जानिबदारी का मतलब यह है कि हुकूमत इरादतन जंग से बाज रहने की ख्वाह है और किसी फरीक का साथ नहीं देना चाहती, तो इस्लाम के कानूनी नजरिए में ऐसे किसी दर्जे का सुराग नहीं मिलता। इसलिए कि मुसलमानों को असूलन हर उस मुल्क या हुकूमत से नबरदाजमा होना पड़ता है जो ना उसके सामने झुके, ना उसके सुलह के अहदनामे के लिए तैयार हो। सुल्तान मोहतरम, जो कुछ मैंने मकतब में पढ़ा उसके मुताबिक दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्से को दारुल इस्लाम कह सकते हैं, यानी जो बराह रास्त मुसलमानों के मातहत हो या जिन्होंने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली हो। दूसरे हिस्से का नाम दारुल हर्ब करार दिया जाता है। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों पर हमलावर होने के दर पे रहते हों और उन्हें निस्तो नाबूद करने की ख्वाहिश रखते हों। तीसरे हिस्से को दारुल सुलह कहा जा सकता है। ये वो हिस्सा है जो हमेशा मुसलमानों के साथ सुलह व अमन से रहने का ख्वाहिशमंद हो। सुल्तान मोहतरम, अगर आपकी सल्तनत के इर्द गिर्द दारुल हर्ब ही मौजूद रहे तो खुदावंद ने चाहा तो इस दारुल हर्ब को हम दारुल सुलह में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। बेशक खता के तुर्कों के बादशाह गौर खान की बड़ी ताकत है, लेकिन हर ताकत को जवाल है। इसमें भी कोई शक नहीं कि तातारियों का बादशाह कचली खान बड़े बड़े असाकिर रखता है, जहां चाहे जरब लगा सकता है। लेकिन जब हम भी तैयारी करके रद्द अमल के तौर पर उस पर ज़रबे मोमिन लगाएंगे, तो खुदावंद ने चाहा तो हमारी ज़रब के बाद उसे ताख्तो ताराज करने और तबाही और बर्बादी फैलाने की अपनी आदत को बदलना होगा। यहां तक कहते कहते शहाबुद्दीन खामोश हो गया, क्योंकि कसर का खादिम लौट आया था और उसके हाथ में एक नई और खासी बड़ी चरमी खुरजीन थी। तश से शहाबुद्दीन का पुराना लिबास और बोसीदा भेड़ की पैबंद लगी पोस्तीन उठाकर उसने खुरजीन में डाल दी थी, और फिर खुरजीन उसने लाकर शहाबुद्दीन को थमाई और खुद तश्त उठाकर चला गया। उस खादिम के जाने के बाद अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारी गुफ्तगू से मैं बेहद खुश हुआ हूँ। तुम्हारी गुफ्तगू से यह भी पता चलता है कि तुम किसी अच्छे मकतब के अच्छे तालीम याफ्ता हो। अब तुम मुस्तकर में जाओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी तकर्रुरी के अहकामात मुस्तकर में पहुंच जाएंगे। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के उन अल्फाज पर शहाबुद्दीन मसूद खुश हो गया था। गर्दन को खम करके उसने सुल्तान को ताज़ीम दी।
फिर वो कसर के उस कमरे से निकल गया था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के दो भाई थे। एक का नाम ताजुद्दीन अली शाह था। जिस वक्त सुल्तान तख्त नशीन हुआ, यही ताजुद्दीन अली शाह इस्फहान के सूबे का हाकिम था। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने तख्त नशीनी के बाद जब अपने भाई ताजुद्दीन अली शाह को दरबार में तलब किया तो ताजुद्दीन अली शाह खौफजदा हुआ कि कहीं उसका भाई तख्त नशीन होने के बाद उससे बदसलूकी ना करे और उसे सजा देकर जिंदान में ना डाल दे। लिहाजा उन अंदेशों के तहत उसने अपने पास जो लश्कर था उसको हरकत में लाते हुए आकबत ना अंदेशी का सबूत देकर इस्फहान शहर को लूट लिया। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को जब अपने भाई की उस जाहिलाना हरकत का इल्म हुआ तो वो बड़ा सटपटाया। लिहाजा उन अंदेशों के तहत उसने अपने पास जो लश्कर था उसको हरकत में लाते हुए आकिबत ना अंदेशी का सबूत देकर इस्फहान शहर को लूट लिया। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को जब अपने भाई की उस जाहिलाना हरकत का इल्म हुआ तो वो बड़ा सटपटाया। उसकी हरकत उसे नागवार भी गुजरी, ताहम मजबूरन ताजुद्दीन अली शाह को सुल्तान के दरबार में हाजिर होना पड़ा। ताजुद्दीन जब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के सामने आया तो ताजुद्दीन ये उम्मीद रखे हुए था कि उसकी हरकतों की वजह से सुल्तान अलाउद्दीन उसे कड़ी सजा देगा, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं किया। इस्फहान को लूटने की वजह से ख्वारज़म शाह ने उसे सख्त सुस्त कहा, ताहम मेहरबानी रहमदिली से काम लेते हुए उसने अपने भाई को इस्फहान की बजाय खुरासान का वाली मुकर्रर कर दिया। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के दूसरे भाई का नाम नासिरुद्दीन था और वो पहले ही अपने बाप की जिंदगी में वफात पा चुका था। जिस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन तख्त नशीन हुआ तो उसके उसी भाई यानी नासिरुद्दीन का बेटा निशापुर का हाकिम था। नासिरुद्दीन के उस बेटे का नाम हिंदू खान था। जिस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का बाप जिंदा था, उन दिनों अलाउद्दीन और उसके भाई नासिरुद्दीन के ताल्लुकात आपस में अच्छे ना थे। लिहाजा जब अलाउद्दीन तख्त नशीन हुआ तो नासिरुद्दीन के बेटे हिंदू खान को खतरा लाहक हुआ कि कहीं उसका चच्चा तख्त नशीन होने के बाद उसके खिलाफ हरकत में न आए। अपने भाई ताजुद्दीन अली शाह की तरह सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने भतीजे हिंदू खान को भी अपने मरकजी शहर ख्वारज़म में तलब किया। उस मौके पर हिंदू खान ने भी बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। अगर वो अपने चच्चा का हुक्म मानते हुए ख्वारज़म पहुंच जाता तो यकीनन अलाउद्दीन उसे नवाजता और उसकी खिदमत का खूब सिला देता। लेकिन ये हिंदू खान सुल्तान का पैगाम सुनकर ख्वारज़म जाने की बजाय निशापुर छोड़कर मर्व की तरफ चला गया। मर्व में कयाम के दौरान उसने अपने साथियों में मजीद इजाफा किया और ये इरादा किया कि वो खुरासान पर हमलावर होगा और खुरासान फतह करके अपनी जाती हुकूमत कायम करेगा। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन खुरासान का हाकिम पहले ही अपने भाई ताजुद्दीन को मुकर्रर कर चुका था। जब हिंदू खान निशापुर से निकलकर मर्व चला गया और मर्व शहर पर उसने कब्जा कर लिया और लश्कर की तादाद बढ़ाते हुए जंगी तैयारियों में लग गया, तब उसकी उस हरकत को सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने नापसंद किया। चुनाचे उसकी सरकूबी के लिए अलाउद्दीन ने अपने एक सालार जनकर तुर्की को एक लश्कर देकर हिंदू खान की सरकूबी के लिए रवाना किया। हिंदू खान को जब पता चला कि सुल्तान अलाउद्दीन यानी उसके चच्चा ने अपने एक नामवर सालार जनकर को एक खासा बड़ा लश्कर देकर उस पर हमलावर होने के लिए भेजा है, तो उसे अपनी जान के लाले पड़ गए। ये खबर सुनते ही वो अपने चीदा चीदा साथियों के साथ मर्व शहर से निकला और गौरियों के सुल्तान गयासुद्दीन की तरफ भाग गया। गौरी सल्तनत एक तरह से उन दिनों दो हिस्सों में तकसीम थी। एक हिस्से का सुल्तान गयासुद्दीन था, जबकि दूसरे हिस्से का हुक्मरान उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन गौरी था। शहाबुद्दीन गौरी के पास गजनी, काबुल और हिंदुस्तान के इलाके थे, जबकि गयासुद्दीन के पास गौर का इलाका था। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का भतीजा हिंदू खान अपने चच्चा से बगावत करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन के बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी के पास पहुंचा तो गयासुद्दीन ने उस नाख्वानदा मेहमान को तपाक से खुशामदीद कहा और जब हिंदू खान ने उससे अपने चच्चा अलाउद्दीन के खिलाफ मदद तलब की तो गयासुद्दीन ने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए उसे इमदाद देने का वादा कर लिया। सुल्तान गयासुद्दीन गौरी इस गलत फहमी का शिकार था कि चूंकि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह नया नया तख्त नशीन हुआ है, अभी वो ना तजर्बाकार है, इसलिए उसे अच्छी तरह दबा देना चाहिए ताकि आगे चलकर ये गौरियों के खिलाफ फितना क़यामत न बनने पाए। चुनाचे जब हिंदू खान उसके पास पहुंचा और गयासुद्दीन ने उसकी मदद करने का फैसला किया तो उसके साथ ही गयासुद्दीन ने दो कदम उठाए। पहला ये कि उसने तेज रफ्तार कासिद हिंदुस्तान में अपने भाई शहाबुद्दीन गौरी की तरफ रवाना किए और उसे ख्वारज़म के नए सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के खिलाफ हरकत में आने के लिए तलब कर लिया। दूसरा कदम गयासुद्दीन ने यह उठाया कि उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया। उस लश्कर का कमांडर उसने अपने एक सालार मोहम्मद बिन जरीक को बनाया। यह मोहम्मद बिन जरीक जंग का वसी तजर्बा रखता था, नाकाबिले तस्खीर सालार ख्याल किया जाता था। उसे लश्कर देकर गयासुद्दीन ने मर्व पर हमलावर होने के लिए रवाना किया। मर्व शहर पर उस वक्त तक सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सालार जनकर काबिज हो चुका था और वहां के हालात उसने दुरुस्त करने शुरू कर दिए थे।
मोहम्मद बिन जरीक अपना लश्कर लेकर मर्व पहुंचा और अलाउद्दीन के सालार जनकर को कहला भेजा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से अलहदगी इख्तियार करके गौरियों के सुल्तान गयासुद्दीन की हिमायत का ऐलान कर दो और आने वाले दौर में गौरियों के मुखलिस बनकर रहो। जनकर ने चूंकि मोहम्मद बिन जरीक के लश्कर का जायजा ले लिया था और उसे यकीन हो गया था कि वो मोहम्मद बिन जरीक का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने इस शर्त पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से कता ताल्लुकी पर आमादगी का इजहार कर दिया कि गयासुद्दीन उसे अपने हाथ से परवाना अमान लिख कर दे। जनकर की उस अखलाकी कमजोरी से गयासुद्दीन ने खूब फायदा उठाया। उसका ख्याल था कि अब वो ख्वारज़म शाही सल्तनत पर काबिज हो सकता है। चुनाचे उसका दिमाग फिर गया और ख्याली पुलाव पकाने लगा कि क्यों ना ख्वारज़म शाह के दूर अफ्तादा इलाकों को अपनी कलमरों में शामिल करके अपनी सल्तनत को वुसअत अता कर दी जाए। चुनाचे गयासुद्दीन अपने सालार मोहम्मद बिन जरीक को अपने साथ मिलाकर हरकत में आया। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के मुख्तलिफ शहरों को उसने हदफ बनाना शुरू किया, जिसके नतीजे में उसने निसा, मर्व, सरक्स और अबीवर्द शहरों को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और वहां अपने एक सालार जंगी बिन मसूद को हाकिम मुकर्रर कर दिया। उस वक्ती कामयाबी से गौरियों के सुल्तान गयासुद्दीन ने यह गलत तासुर लिया कि अलाउद्दीन ना तजर्बेकार है, लिहाजा वो उसका हरीफ नहीं हो सकता और ना ही उनसे मुकाबला करना चाहता है। इसी बिना पर उसके जो शहर छीने गए हैं उसके जवाब में किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। ये सूरत हाल देखते हुए गयासुद्दीन का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। चुनाचे उसने एक बहुत बड़ा और जरार लश्कर तैयार किया। उस लश्कर में लगभग 90 देव पैकर हाथी भी रखे। उस तूफानी लश्कर के साथ गयासुद्दीन हरकत में आया और अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के शहर तूस का रुख किया। तूस में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का एक छोटा सा लश्कर था जो गयासुद्दीन का मुकाबला ना कर सका, लिहाजा मामूली टकराव के बाद तूस शहर पर गयासुद्दीन का कब्जा हो गया। गौरियों के लश्कर ने शहर को ताख्तो ताराज करके मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। तूस को फतह करने के बाद गयासुद्दीन ने अब निशापुर का रुख किया ताकि उसे भी फतह करके अपनी कलमरों में शामिल कर ले। उन्हीं दिनों सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह के भाई ताजुद्दीन अली शाह ने भी निशापुर में कयाम किया हुआ था। जब उसे खबर हुई कि बहुत बड़े लश्कर के साथ गयासुद्दीन गौरी निशापुर पर हमलावर होने के लिए आ रहा है, तो उसने गयासुद्दीन का मुकाबला करने की ठान ली और अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि शहर की फसील के बाहर तमाम वो दरख्त काट दिए जाएं जो हमलावरों के काम आ सकते हैं और इर्द गिर्द की बस्तियों में कोई भी खाने पीने की अशिया ना रहने दी जाए और बस्तियों को खाली करा लिया जाए। बहरहाल गयासुद्दीन गौरी अपना लश्कर लेकर निशापुर पहुंचा। शहर के करीब उसने पड़ाव किया। पहले उसने शहर की फसील का जायजा लिया, फिर अपने बेटे को बुलाया और उसे हुक्म दिया, मैं तुम्हारी बहादुरी का उस वक्त कायल हूंगा कि अपने चचा शहाबुद्दीन गौरी की हिंदुस्तान से आमद से पहले पहले निशापुर पर फतहमंदी का झंडा नस्ब कर दो। ये हुक्म सुनकर गयासुद्दीन गौरी का बेटा हरकत में आया, शहर पर हमलावर हुआ। शहर के अंदर ताजुद्दीन अली शाह की सरकर्दगी में छोटा सा लश्कर था जो मुकाबला ना कर सका, लिहाजा ताजुद्दीन अली शाह उस लश्कर को लेकर वहां से निकल गया और शहर गौरियों के हाथों फतह हो गया। गौरियों का लश्कर जब शहर में दाखिल हुआ तो शहर के अंदर उन्होंने लूट मार और तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया। सुल्तान गयासुद्दीन गौरी को जब अपने लश्कर की उन 10 दराजियों का इल्म हुआ तो उसने लश्कर के अंदर मुनादी करा दी और सख्ती के साथ हुक्म दिया कि अहले शहर का लूटा हुआ सारा सामान फौरन वापस कर दिया जाए और अगर किसी शख्स के पास कोई चीज बाकी रह गई तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब गयासुद्दीन गौरी ने बड़ी तेजी से हरकत में आते हुए ख्वारज़म शाह के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। जब सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को गौरियों की उन 10 दराजियों का इल्म हुआ तो वो बहुत सटपटाया। वो गयासुद्दीन से टकराना नहीं चाहता था और नहीं पसंद करता था कि 2 मुसलमान बादशाह एक दूसरे से टकराएं। लिहाजा पहले उसने एक खत गयासुद्दीन के नाम लिखा और यह खत एक तेज रफ्तार कासिद के जरिए उसने गयासुद्दीन की तरफ रवाना किया। उस खत में अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने लिखा था, अपने बाप की वफात के बाद मेरा ख्याल यह था कि अगर किसी वक्त खता के गैर मुस्लिम तुर्कों ने मुझ पर हमला कर दिया तो ऐसे आड़े वक्त में आप लोग मेरी मदद करने से दरेग नहीं करेंगे, लेकिन यह देखकर मेरे ताज्जुब और मेरी हैरत की कोई इंतहा नहीं है कि आपने उल्टा मुझ पर ऐसे नाजुक वक्त में चढ़ाई कर दी जब मैं अपने बाप के मरने के बाद अपनी सल्तनत के हालात दुरुस्त कर रहा हूं। मुमकिन है आप इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन जो कुछ आपने किया है यह आईने जमा मर्दी नहीं है। आपको चाहिए कि मेरी कलमरों से फौरन अपने लश्कर को वापस बुला ले और जो इलाके आपने फतह कर लिए हैं वो मेरे आदमियों को वापस कर दें, वरना मजबूरन मुझे खता के गैर मुस्लिम तुर्कों के हुक्मरान गौर खान से मदद लेना पड़ेगी। उस वक्त क्योंकि उन इलाकों में गौर खान की ताकत और कुव्वत अपने अरूज पर थी, उसके पास सबसे बड़ा लश्कर भी था। इसके अलावा उन इलाकों में न सिर्फ खता के तुर्कों के नाम की धाक बैठी हुई थी, बल्कि कुर्बो जवार की तमाम हुकूमतें उनके डर और खौफ से कांपती रहती थी।
सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का यह खत पाकर गयासुद्दीन घोरी बड़ा परेशान और फिक्रमंद हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन ने जब उसे कता के गैर मुस्लिम तुर्कों की धमकी दी तो वो सोच में पड़ गया। ना लड़ना चाहता था और ना फतह किए हुए इलाके वापस करने पर आमादा हो सकता था। इस बिना पर टाल मटोल करने लगा। असल बात यह थी कि गयासुद्दीन घोरी को अपने भाई शहाबुद्दीन घोरी का इंतजार था, इसलिए कि शहाबुद्दीन घोरी उन दिनों हिंदुस्तान में किसी मुहिम के सिलसिले में मसरूफ था। गयासुद्दीन चाहता था कि मामले को तूल देता रहे, टाल मटोल करता रहे, इतनी देर तक उसका भाई शहाबुद्दीन घोरी भी हिंदुस्तान से पहुंच जाएगा। इस तरह दोनों भाइयों की ताकत और कुव्वत में इजाफा हो जाएगा और वो मजीद इलाकों को फतह करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह भी गयासुद्दीन घोरी की उस चाल को समझे हुए था। गयासुद्दीन घोरी ने निशापुर शहर को फतह करने के बाद वहां अपने दामाद ज़ियाउद्दीन को हाकिम मुकर्रर किया। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने निशापुर ही से अपने काम की इब्तदा की थी। सुल्तान अलाउद्दीन अभी नया नया तख्त नशीन हुआ था, अभी वो अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा कर रहा था। ताहम लश्कर लेकर निकला और निशापुर का रुख किया। निशापुर पहुंचकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने गयासुद्दीन घोरी के दामाद ज़ियाउद्दीन को पैगाम भिजवाया, मैं निशापुर पर हमलावर होना नहीं चाहता। इस तरह मुसलमान मुसलमान से टकराएंगे और दोनों तरफ से मुसलमान भाइयों का नुकसान होगा, जो इंतहा दर्जे का मायूब व नापसंदीदा है। मैं हरगिज मुसलमानों का ऐसा कुछ तो खून नहीं चाहता, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मेरे हमलावर होने से पहले पहले निशापुर शहर खाली करके चले जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मजबूरन मुझे निशापुर पर हमलावर होना पड़ेगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो याद रखना शहर की ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगा, और जो भी लश्कर मेरे सामने आया उसे रोनता हुआ गुजर जाऊंगा। सुल्तान अलाउद्दीन ने निशापुर के हाकिम ज़ियाउद्दीन को जब यह धमकी दी तो उस सिलसिले में कासिद भेजकर ज़ियाउद्दीन ने अपने सुसर सुल्तान गयासुद्दीन घोरी से मशवरा किया और उसे लिखा कि चूंकि अहले निशापुर ख्वारज़म शाहियों के वफादार हैं, इसलिए बैरूनी हमले के अलावा अंदरूनी बगावत का भी खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर घोरियों के लश्कर को बेपनाह नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अपने दामाद ज़ियाउद्दीन के उन अल्फाज के जवाब में सुल्तान गयासुद्दीन घोरी ने उसे लिखा, जिस तरह भी बन पड़े मेरे आने तक दुश्मन को रोके रखो। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को जब गयासुद्दीन के उन इरादों का इल्म हुआ तो अपने लश्कर के साथ वो शहर की तरफ बढ़ा। गयासुद्दीन घोरी की तरफ से उसके दामाद ज़ियाउद्दीन को रसद और कुमक भी पहुंच गई थी, लिहाजा ज़ियाउद्दीन ने फैसला कर लिया था कि वो निशापुर शहर से बाहर निकलकर सुल्तान अलाउद्दीन का मुकाबला करेगा। लिहाजा निशापुर शहर के नवाह में दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफारा हुए। निशापुर के हाकिम ज़ियाउद्दीन को चूंकि सुल्तान गयासुद्दीन घोरी से रसद और कुमक का सामान वाफर मिकदार में मिल गया था, लिहाजा उसने ख्वारज़म शाह का डटकर मुकाबला शुरू करने का अज़्म कर लिया था। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने भी उसके सामने अपने लश्कर को उस्तवार किया। लश्कर को सुल्तान ने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया था। वस्ती हिस्से में सुल्तान खुद रहा, अपने साथ उसने एक सालार मोहम्मद बिन अली बिन बशीर को रखा था। दरमियानी हिस्से में ज्यादातर ख्वारज़म शाही तुर्क थे। दाएं जानिब जो लश्कर का हिस्सा था वो किबचाक तुर्कों पर मुश्तमिल था और उसकी कमानदारी शहाबुद्दीन मसूद के हाथ में थी। शहाबुद्दीन की मदद के लिए उसके नायब की हैसियत से एक और सालार मंसूर तुर्की को रखा गया था। बाएं जानिब जो लश्कर का हिस्सा था उसका कमानदार सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने अपने आजमुदाकार सालार अमीनुद्दीन अबू बकर को बनाया था, जबकि एक और सालार जिसका नाम अगलमिश था वो अमीनुद्दीन अबू बकर के नायब की हैसियत से काम कर रहा था। गयासुद्दीन घोरी के दामाद ज़ियाउद्दीन ने अंदाजा लगाया कि अददी लिहाज से उसे सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह पर फोकियत हासिल है, लिहाजा उसने हमलावर होने में पहल करने का इरादा कर लिया था। यह इरादा करते ही वो अपने लश्कर को हरकत में लाया और फिर देखते ही देखते बेमुहार आंधियों की तरह टूट पड़ा था। सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके सालारों ने पहले ज़ियाउद्दीन और उसके साथियों के हमलों को रोका, फिर जवाबी कार्रवाई की जारहियत पर उतरे। फिर वो भी ज़ियाउद्दीन के लश्कर पर सकूत भरे तिलिस्म को फाड़कर चिंगाड़ते तूफानों की तरह हमलावर हो गए थे। दोनों तरफ के लश्करी नाचते हरूफ की स्याह आंधियों और परिंदों की उतरती ढारों की तरह एक दूसरे पर नजूल करने लगे थे। हर कोई दूसरे के दर पे होकर उसे खून में नहलाने का अज़्म कर चुका था। शराफत नफ्स व इंसान, दोस्ती और रहमदिल व इंसाफ मौत के नजरानों और जहर के पैमानों और कज़ा के कोहराम में तब्दील होकर रह गए थे। गयासुद्दीन घोरी का दामाद ज़ियाउद्दीन ज्यादा देर तक सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके सालारों के सामने ना ठहर सका। उसने जब यह अंदाजा लगाया कि ख्वारज़मी लश्कर के सामने उसके लश्कर की हालत वक्त की दहलीज पर मिसले कशकोल और दरियूजा गरी के कर्ब और इस्तराब के भंवर जैसी होना शुरू हो गई है, तो उसने अपनी आफियत और बेहतरी इसी में समझी कि शिकस्त कबूल करते हुए पलटे और शहर के अंदर महसूर हो जाए। आखिर ज़ियाउद्दीन अपने लश्कर के साथ पसपा हुआ, पलटा और शहर के अंदर महसूर हो गया।
लेकिन ज़ियाउद्दीन को निशापुर शहर के अंदर महसूर होना भी बड़ा गिरा गुजरा, इसलिए कि अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह और उसके लश्करियों ने इस कदर सख्ती और शिद्दत के साथ शहर का मुहासरा किया कि जल्द ही ज़ियाउद्दीन और उसके सालारों को एहसास हो गया कि वो ख्वारज़म शाही लश्कर के मुकाबले में ज्यादा अरसे तक नहीं ठहर सकेंगे। इसलिए ज़ियाउद्दीन ने निशापुर शहर के उलमा और फुजला को एक जगह जमा किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की खिदमत में हाजिर हों और सुलह की दरख्वास्त करें। चुनाचे ज़ियाउद्दीन के कहने पर निशापुर शहर के सरकर्दा उलमा और फुजला शहर से निकलकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की खिदमत में हाजिर हुए और सुलह की दरख्वास्त की और शहर हवाले कर देने पर आमादगी का इजहार कर दिया। चूंकि सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह खुद भी नहीं चाहते थे कि मुसलमान आपस में टकराएं, लिहाजा वो मामले को तूल नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़ियाउद्दीन को इजाजत दे दी कि वो अपने लश्कर को लेकर बाआफियत शहर से निकल सकता है। सुल्तान उसे तारुज नहीं करेगा और ना ही उसका कोई सालार उस पर हमलावर होगा। उसके साथ ही सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने ज़ियाउद्दीन को यह भी पैगाम भिजवाया कि अगर हो सके तो वो सलातीन गौर को यह समझाने की कोशिश करे कि वो अज़राए करम उसके खिलाफ अपना रवैया तब्दील कर लें ताकि ख्वाम का मुसलमानों की खून रेजी ना होने पाए। जब ये मुहिम खैर आफियत से अंजाम पा गई और ज़ियाउद्दीन अपने लश्कर के साथ निशापुर से निकलकर चला गया और सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने लश्कर के साथ शहर पर कब्जा कर लिया। कुछ दिन तक सुल्तान अलाउद्दीन ने निशापुर शहर में कयाम करके वहां के नस्बो नस्क को अपने तौर पर दुरुस्त किया। उसके बाद वो लश्कर लेकर निकला। अब उसने अपने दूसरे शहर सरख्स का रुख किया, जिस पर गयासुद्दीन गौरी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। सरख्स और उसके अलावा बहुत से दूसरे इलाकों को फतह करके गयासुद्दीन गौरी ने वहां अपने एक सालार जंगी बिन मसूद को हाकिम मुकर्रर किया था। सरख्स पहुंचकर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह ने उसी जंगी बिन मसूद को पैगाम भिजवाया कि मुसलमानों का आपस में लड़ना मुनासिब नहीं है, लिहाजा जो इलाके गौरियों ने जबरदस्ती छीने हैं वो खाली कर दिए जाएं और जंग की तरह ना डाली जाए। उसने जंगी बिन मसूद को यह भी पैगाम भिजवाया कि अगर जंगी बिन मसूद बगैर लड़ाई बढ़ाई के शहर हवाले कर दे तो उसी में उसकी और उसके लश्करियों की बेहतरी होगी। लेकिन जंगी बिन मसूद ने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया और उसने शहर के दरवाजे बंद कर लिए और महसूर हो गया। और महसूर रहते हुए ही उसने सुल्तान अलाउद्दीन का मुकाबला करने का तहिया कर लिया। सुल्तान को जब जंगी बिन मसूद की उस हट धर्मी और जिद का एहसास हुआ तो वो बड़ा बरहम हुआ। उसने सरख्स शहर के मुहासरे का हुक्म दे दिया और मुहासरा इतनी सख्ती से किया कि शहर के लोगों के अलावा जंगी बिन मसूद और उसके लश्करी तक बिलबिला उठे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस मुहासरे को अभी बामुश्किल 40 दिन ही हुए थे कि शहर में अशियाए खुर्दोनोश और सोख्तनी लकड़ी का सख्त कहत पड़ गया और बचाव की कोई सूरत नजर न आती थी। चुनाचे गयासुद्दीन गौरी के सालार जंगी बिन मसूद ने सोचा क्यों ना फिर कोई चाल चलकर लश्कर और शहर के लोगों को हंगामी तौर पर ही सही इस तबाही से बचा ले। आखिर उसने एक साजिश, एक तरकीब, एक बददियानती सोची। उसके तहत उसने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को लिखा कि वो इस शर्त पर शहर को सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करने पर तैयार है कि सुल्तान अपने लश्कर को लेकर अपने पड़ाव से काफी दूर हट जाए ताकि वो अपने लश्कर को लेकर सरख्स शहर से निकले और इत्मीनान से शहर खाली करके वापिस रवाना हो जाए। बज़ाहिर उस बेज़रर शर्त के मान लेने में सुल्तान अलाउद्दीन को कोई भी खराबी नजर न आती थी, इसलिए उसने उस शर्त को कबूल कर लिया। अपने पूरे लश्कर को लेकर वो अपने पड़ाव से निकला और लश्कर को पड़ाव से काफी फासले पर एक तरफ लेकर हट गया। ये सूरत हाल देखकर जंगी बिन मसूद ने शहर पनाह का एक दरवाजा खोला, अपने पूरे लश्कर के साथ शहर से निकला और पहले से अपनी तयशुदा तजवीज़ के मुताबिक सुल्तान और उसके लश्कर के सामने सुल्तान के पड़ाव से जिस कदर खाने पीने की चीजें और जलाने की लकड़ी के अंबार थे, अपने लश्करियों के साथ वो सब उठाकर वापस शहर में चला गया और शहर पनाह के दरवाजे बंद करके एक बार फिर महसूर हो गया। इस तरह जंगी बिन मसूद ने सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह से धोखाधड़ी की थी। सुल्तान ने उस पर एतमाद और भरोसा किया था, लेकिन उसने एतमाद को ठेस लगाते हुए अपने लश्कर के साथ शहर खाली करने की बजाय सुल्तान अलाउद्दीन के पड़ाव की हर चीज समेटकर फिर सरख्स शहर में बंद होकर शहर पनाह के दरवाजे बंद कर लिए थे। जंगी बिन मसूद की उस हरकत से सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जहां बड़ा जिजबिज हुआ वहां बरहम और गजबनाक भी हुआ, चूंकि जंगी बिन मसूद खुर्दोनोश के तमाम ज़खायर ले गया था, जिसका नतीजा ये निकला कि ख्वारज़मी लश्कर को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि इतने बड़े लश्कर के लिए खुर्दोनोश का असर नो इंतजाम करना इंतहा दर्जे का दुश्वार था। लिहाजा अब सुल्तान अलाउद्दीन के लिए सिवाय इसके और कोई चारा कार न रहा था कि वो अपने लश्कर को समेटकर मरकजी शहर ख्वारज़म की तरफ चला जाए। ताहम उसने तहिया कर लिया था कि वो जंगी बिन मसूद को उसकी बदअहदी की सजा जरूर देगा। इतनी देर तक ये भी खबरें आना शुरू हो गई कि गयासुद्दीन गौरी का दूसरा बड़ा सालार मोहम्मद बिन जरीक भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर जंगी बिन मसूद की मदद के लिए सरख्स का रुख कर रहा है।
सुल्तान के पास खुर्दोनोश का सामान था ही नहीं। अब एक की बजाय दूसरा लश्कर उससे टकराने के लिए आ रहा था। लिहाजा वो दो महाजों पर दुश्मन से नहीं लड़ना चाहता था, जिसकी बिना पर उसने अपने लश्कर को समेटा और अपने मरकजी शहर ख्वारज़म की राह ली। उन हालात में सुल्तान गयासुद्दीन गोरी के सालारों की हिम्मत बढ़ी। चुनाचे जंगी बिन मसूद और मोहम्मद बिन जरीक अपने अपने लश्करों के साथ मजीद हरकत में आए। मर्व शहर की तरफ बढ़े। मर्व शहर को उन्होंने फतह कर लिया। शहर के अलावा इर्द गिर्द के सारे इलाकों को फतह करते हुए सारे इलाकों को उन्होंने गोरी कलमरोह में शामिल कर लिया था। जवाब में सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह को जब उन ज्यादतियों का इल्म हुआ तो उसने एक लश्कर जंगी बिन मसूद और मोहम्मद बिन जरीक की सरकूबी के लिए रवाना किया, लेकिन उन दोनों के मुकाबले में सुल्तान अलाउद्दीन के उस लश्कर को कोई कामयाबी हासिल न हुई और वो लश्कर शिकस्त खाकर वापस चला गया। सुल्तान अलाउद्दीन को जब अपने उस लश्कर की हजीमत का इल्म हुआ तो बड़ा बरहम हुआ। ताहम उसने गयासुद्दीन गोरी के सालारों से इंतकाम लेने के लिए अपनी जंगी तैयारियों को अपने अरूज पर पहुंचा दिया था, और फिर इस खौफ से कि कहीं गोरियों को पता न चल जाए कि अलाउद्दीन जंगी तैयारियों में मसरूफ है, लिहाजा उसने गोरियों से मुसालिहत की पेशकश कर दी और गयासुद्दीन गोरी की तरफ एक कासिद भेजकर लिखा कि वो अपना सफीर रवाना करे ताकि दोनों हुक्मरानों के दरमियान मुसालिहत की शराइत तय हो जाएं। चुनाचे अलाउद्दीन की उस पेशकश के जवाब में गयासुद्दीन गोरी का एक सफीर ख्वारज़म शहर में दाखिल हुआ। ख्वारज़म शाह ने उसे अपने पास रोक लिया। साथ ही उसने नए लश्करी भर्ती करते हुए उनकी बेहतरीन तरबियत करने के साथ साथ अपने लश्कर की तादाद बढ़ाते हुए उसे तेजी से कील कांटे से लेस करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पर पहली किस्त का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।